हाँ भाई, देखो शुरू करो। अ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। पहला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हम लोग ने पढ़ लिया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और उसमें वो चीज कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के चेंज होने से क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो चीज हमेशा कांस्टेंट होती है, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। आज हम लोग का पहला टॉपिक है यंग मॉडुलस। ठीक, यंग मॉडुलस देखिए। यंग मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से। कुछ लोग इसे गामा भी लिखते हैं। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, अब आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो हमारा आया वो आया हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। एंड व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज इन लेंथ। ठीक है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। याद रखिएगा, डेल्टा एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। तो यह यंग मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला आया। यंग मॉडुलस ज्यादातर हम सॉलिड मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हमारा ज्यादातर सॉलिड मटेरियल के लिए यूज होता है। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए। सर आज क्लास नहीं लिए थे क्या? नहीं, आज क्लास इसलिए नहीं लिए थे ना, क्योंकि बहुत से बच्चों का बोर्ड का पेपर था इंग्लिश इंग्लिश का। तो यहाँ पे लिया फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे हमने चेंज इन लेंथ लगाया डेल्टा एल। ठीक है, अच्छा समझ, ये चीज आप और याद रखिएगा। इस फोर्स को कहीं कहीं ना, कहीं कहीं ये भी बोला जाता है वेट। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू डब्ल्यू वेट एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, रिलेशन। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ऐसे लिख सकते हैं। इसका रिलेशन हम ऐसे बैठा सकते हैं, y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। एक रिलेशन ये बैठेगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा, y1 अपॉन y2 इज इक्वल, इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेट 1 अपॉन वेट 2। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन बैठ जाएगा। तीसरा ऐसे बैठ सकता है भैया आपका रिलेशन, y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू, इसको बैठा देंगे डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1, ऐसे बैठ सकता है। ठीक है, ये सब रिलेशन है। अच्छा, यहाँ से आप डेल्टा एल कभी कभी इधर भेज देगा, ऐसे बोल देगा डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ ब्रास इज इक्वल टू, किसके अकॉर्डिंग होगा? तो आंसर है वेट ऑफ स्टील अपॉन वेट ऑफ ब्रास। ठीक, ऐसे स्टील और ब्रास के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, एकदम नोट कर लीजिए, ये सब रिलेशन बैठाने हैं। अच्छा, जब भी कोई रिलेशन मिलता है ना, जैसे मान लो यंग मॉडुलस का और रेडियस का, इन दोनों का मान लो तुम्हें रिलेशन मिला, तो इसका मतलब है कि यही दोनों चीज बदल रही है, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है। मतलब फोर्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है ना, जब दो मटेरियल में रिलेशन बैठाया जाए और दो चीज बदले, तो याद रखना बाकी की सारी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, तभी वो दो चीज बदल सकती है। ठीक, अगर मान लो एरिया और फोर्स बदल रहा, तो कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है? लेंथ कांस्टेंट है, डेल्टा एल कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट है। तो हमेशा वो कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद ही कोई चीज बदलती है, नोट करिए।
देखिए, द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंजेस टू L1। वायर की लेंथ L थी, वायर को चेंज कर दिया गया L1। ठीक, व्हेन मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड, मतलब जैसे ही एक कैपिटल M मास को लटकाया गया। ठीक, फ्रॉम इट्स फ्री एंड, ठीक है, एकदम एंड पर, द एक्सप्रेशन ऑफ यंग मॉडुलस इज, यंग मॉडुलस का एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए mg L1 अपॉन AL, ऑप्शन बी mg L1 माइनस L अपॉन AL, ऑप्शन सी mg L अपॉन AL1, एंड ऑप्शन डी mg L अपॉन AL1। ऑप्शन डी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहे हैं ऑप्शन डी, देख लीजिए, mg L अपॉन AL1 माइनस L। बताइए, ये ऑप्शन डी। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करें? डी। हाँ, डी 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 बी, डी 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 डी, हाँ, डी इज करेक्ट ऑप्शन। गुड, नोट करिए। समझ में आ गई बात ना? फोर्स की जगह mg लिख जी दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया हो जी गया सर mg अपॉन ए, और L अपॉन डेल्टा, डेल्टा L को L1 माइनस L लिख दिया। बहुत अच्छा। ठीक है सर। यंग मॉडुलस की भी SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई SI यूनिट होती नहीं, तो स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, तो यंग मॉडुलस की भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। इफ देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज, यंग मॉडुलस इतना है। ठीक, अगर लेंथ को हम L/2 कर दें और रेडियस को R/2 कर दें, तो यंग मॉडुलस कितना होगा? ऑप्शन ए y/2, ऑप्शन बी y, ऑप्शन सी 2y, एंड ऑप्शन डी 4y। बताइए। सर बी है क्या? क्या? बी बी, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि लेंथ और रेडियस जब तक चेंज नहीं होगा, मतलब लेंथ और रेडियस आप चाहे जितना चेंज कर दीजिए, यंग मॉडुलस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक मटेरियल ना बदले। सही है ना? ठीक है सर। ये बात याद रखना, कॉन्सेप्ट है ये। डेल्टा एल गुजर भेज दे।
तो आप ये देखिए डेल्टा एल और एल दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा एल वर्सेस एल का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद रखिएगा, नोट करिए, ये कंपटीशन में पूछा गया। तो कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है? डेल्टा एल वर्सेस एल का ग्राफ। देखिए its elongation under its own weight will देखिए एक रॉड को हमने लटकाया, ठीक है ना, ये एक रॉड को हमने लटकाया, ये रॉड, इसकी लेंथ जो है वो एल है, ठीक, इसका जो एरिया है वो एरिया इसका ए है। तो इसके खुद के वेट के कारण इसके अंदर कितना इलोंगेशन होगा, मतलब डेल्टा एल हमको निकालना है। तो बताइए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 0, मॉडुलस, तो बताओ यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? सर बी हम्म, बी 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 बी, वेरी गुड, कैसे किया? सर सर तो ऐसे ही करा नहीं नहीं नहीं, देखो हाफ तुमने सही किया, तुमने गलत नहीं किया। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, तुमने सही लिखा। तो डेल्टा एल इधर कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन यंग मॉडुलस। अब जब भी किसी बॉडी, देखो ये एक बॉडी है, तो जब भी किसी बॉडी का हम लेंथ नापते हैं तो उसके सेंटर ऑफ मास से नापते हैं, सेंटर से, हाँ सेंटर ऑफ तो ये कितना हो जाएगा L/2, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन एरिया इंटू यंग मॉडुलस इंटू अपॉन 2, सही है ना? जी सर यही आपको बोलना था। हाँ, तो कॉन्सेप्ट यूज किया करो, इसको इंटीग्रेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, कैलकुलस मेथड से, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए इसकी बात करते हैं। ये हमने यहाँ एक स्टील लटकाई, देखिए ये स्टील है और इसके नीचे जो है कॉपर है, ये कॉपर है, एक कॉपर की रॉड है, एक स्टील की रॉड है, ठीक है।
एक का मास है 2m, एक का मास है 5m। चलिए हमको दोनों का बताना है डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर कितना होगा। चलिए करिए। सर 2/5। 2/5 नहीं 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 ऐसे नहीं करना है। देखो पहले इसके बारे में देखो, यहाँ पे टेंशन का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा। अच्छा पूरा और ले टेंशन लिया। इसका कितना होगा? इसका टेंशन का फोर्स कितना होगा? mg। तो m कितना है टोटल? इसके नीचे टोटल कितना मास है? 7 है ना, तो ये यस हो यस जाएगा यस। 7 mg। अब बताइए यहाँ टेंशन का फोर्स लगेगा तो यहाँ टेंशन किसके इक्वल होगा? 5 mg। चलिए अब करते हैं, पहले डेल्टा ऑफ स्टील लिखते हैं। तो डेल्टा एल ऑफ स्टील को हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन यंग मॉडुलस। ठीक, ये किसका? सब स्टील का है, स्टील का स्टील का स्टील का स्टील का। डेल्टा एल ऑफ कॉपर को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन यंग मॉडुलस। इसका कॉपर का कॉपर का कॉपर का कॉपर का, दोनों को डिवाइड करना। तो भैया ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, तो इसको लिखेंगे फोर्स स्टील लेंथ ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ कॉपर यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन फोर्स ऑफ कॉपर लेंथ ऑफ कॉपर। बोलिए सही है ना? ये रिलेशन इसका ऐसे बैठेगा। अब जो जो वैल्यू दी रहेगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। मान लो एरिया रेडियस में दिया है तो इसको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। फोर्स की जगह क्या रखेंगे? स्टील की जगह बताइए। उसी जगह ये टेंशन का रखेंगे। टेंशन का कितना? टेंशन की वैल्यू स्टील वाले में 7 mg। हाँ उसमें 5 mg। बहुत अच्छे, 5 अब mg। बात समझ में आ गई ना? जी सर। सर मैं से करा था, आपने पीछे रिलेशन लगाया ना, हाँ बताया था। अब बस एक वैसे ही कर। मैंने तो वेट की जगह ना सीधा वही मास ही लिख दिया, वो भूल नहीं नहीं गई। नहीं ऐसे नहीं करना, क्योंकि टोटल देखो ना कि टोटल उसके नीचे कितना वेट लटका है तो वेट ही एक तरीके से देखा जाए। जी सर। हाँ ठीक है। तो भैया यंग, चलो आज हम लोग का टॉपिक है बल्क मॉडुलस। चलो देखते हैं। बल्क मॉडुलस देखो, सबसे पहली चीज, यंग मॉडुलस जो हमारा होता है वो सॉलिड मटेरियल के लिए होता है, और जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है वो हम लिक्विड और गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस पहला हम इस्तेमाल करेंगे लिक्विड के लिए, और दूसरा जो है हम इस्तेमाल करेंगे गैस के लिए। ठीक, तो बल्क मॉडुलस हमारा लिक्विड और गैस इन दो चीज के लिए इस्तेमाल होता है, एक बात याद रखना। दूसरा, बल्क मॉडुलस में क्या होता है, बल्क मॉडुलस को हम बीटा से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ राइटर ना उसको बी लिख देते हैं, कैपिटल बी। तो बल्क मॉडुलस जो हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है जब किसी बैलून को, या किसी, मान लो हमने एक बैलून लिया उसके अंदर हमने पानी भरा और पानी भर के उसको हमने दबाना शुरू किया, तो याद रखना उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आती है। यंग मॉडुलस में क्या था कि जब एक वायर पकड़ के खींचते थे तो उसके लेंथ में चेंजिंग आती थी। तो इसमें क्या है कि जब किसी बैलून को या किसी फुटबॉल को हम ऐसे दबाते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आती है। तो बल्क मॉडुलस में हमें जो फॉर्मूला बनाया वो हमने बनाया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो भाई हमारा वही है, क्या? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन में क्या है? डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, और एक हम माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे अभी हम बता रहे हैं। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, और ये यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। फोर्स अपॉन एरिया याद रखना, जब भी किसी लिक्विड या किसी गैस में हम फोर्स पर यूनिट एरिया जब लगाते हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं, प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस को हम ऐसे लिख सकते हैं,
माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। व्हाट इज पी? प्रेशर। अच्छा, उसके बाद जब भी याद रखना, जैसे हमारी जो बॉडी है, हम लोग की जो बॉडी होती है, ऊपर से हमेशा हम लोग को एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर का नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ऊपर से हम लोग एक प्रेशर लगता है, उसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1,00,000 पास्कल का प्रेशर हमको लगता है, 1,00,000। याद रखना, हर समय हम लोग को 1,00,000 पास्कल का प्रेशर लग रहा, लेकिन हमारी बॉडी दब नहीं रही है। क्यों नहीं दब रही है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से भी 1,00,000 प्रेशर का पास्कल लग रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर से भी प्रेशर लगता है। तो जब किसी बॉडी को हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएंगे, मतलब प्रेशर लगाएंगे, तो इस बॉडी के अंदर से एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस बॉडी के अंदर से भी एक प्रेशर लगेगा F0 पर यूनिट एरिया। तो इसको हम बोलेंगे P, तो इसको क्या बोलेंगे? P0। व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको हम लिखते हैं चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर कितना होता है? चेंज इन प्रेशर होता है क्या, बताइए? चेंज इन प्रेशर होगा फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, P माइनस P0। उस नहीं है, इसलिए इस चीज को हम कहीं कहीं क्या लिखते हैं, साफ साफ ऐसे लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन प्रेशर इंटू V बाई डेल्टा वी। ये बहुत वर्सेटाइल फॉर्मूला है, हमें इसको याद रखना है। मान लो अगर 2 बार प्रेशर आ गया, तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर आपको करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। अब हेडिंग लिखिए कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है, याद रखना, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। बस ये आपको याद है, नोट करिए। द रेसिप्रोकल of the bulk modulus of the material of a body called compressibility। ठीक है, नोट कर। कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? तो आंसर है कंप्रेसिबिलिटी मटेरियल की होती है। ठीक है, तो याद रखना कंप्रेसिबिलिटी मटेरियल की होती है, कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा बल्क मॉडुलस होता है। अच्छा, हेडिंग लिखिए रिलेशन बिटवीन डेंसिटी रो प्रेशर कैपिटल P एंड बल्क मॉडुलस कैपिटल। ये रिलेशन, ये देखिए हेडिंग, रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन है? तो आंसर रिलेशन है रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस डेल्टा P बाई बल्क मॉडुलस। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, डेंसिटी, बल्क मॉडुलस और चेंज इन प्रेशर का रिलेशन है। ठीक है ना, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस डेल्टा P अपॉन बल्क मॉडुलस। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो हमारे पास एक बैलून है, उसको हमने दबाया, उसमें चेंज इन प्रेशर डेल्टा P आया, बल्क मॉडुलस भी आया, तो बताओ रो डैश बाई रो कितना होगा? तो जाहिर सी बात है रो डैश बाई रो, तो एक रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो रो डैश बाई रो कितना आएगा बताइए? ये आएगा 1 माइनस डेल्टा P बाई बल्क मॉडुलस। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एमसीक्यू में। ठीक है सर। नोट कर लो, जितना ज्यादा आप कंप्रेस करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस किसी मटेरियल को, तो उसकी डेंसिटी उतनी इंक्रीज होगी। याद रखना। देखिए शेयरिंग मॉडुलस,
जैसा कि शेयरिंग मॉडल आपको पता है, फोर्स कैसा लगता है, तो आंसर है फोर्स हम सरफेस से टेंजेंशियली लगाते हैं, सही है ना, सरफेस से टेंजेंशियली फोर्स हम लगाएंगे। ये देखिए, वैसे मेरी ड्राइंग तो बहुत उम्दा है, तो यहाँ फोर्स तो इतने पर यूनिट एरिया में लगाएंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर कहलाएगा। भाई कितना घूमेगा ये, मान लो ये इतना घूम गया, ये देखिए डेल्टा एक्स ये घूम गया, लेंथ कितनी है भाई, हमारी एल है, तो शेयरिंग मॉडुलस को हम ईटा बोलते हैं, दिस इज ईटा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे भाई फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एक्स बाई एल। बोलिए सही है, जी सर। नोट करिए, शर्मा जी थोड़ा सा हमारी गलती सुधारा करिए, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाई डेल्टा एक्स होगा ना। ओ हाँ हाँ ठीक है सर। और डेल्टा एक्स बाई एल क्या होता है, तो आंसर डेल्टा एक्स बाई एल होता है टेन थीटा, पता है ना। ठीक सर। जी हाँ, सर। तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं, नोट करिए। अब एक नई बात, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ सॉलिड will have a 3 modulus of elasticity। जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है उसके पास 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, कौन कौन सा, तो आंसर है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस। अब हमको ये याद रखना है, ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, सॉलिड सिर्फ यंग मॉडुलस के लिए, लेकिन अब जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे होती गई तो हमने याद रखा कि सॉलिड जो है तीनों के लिए होता है, यंग, बल्क और शेयरिंग मॉडुलस। दूसरा, अ लिक्विड और ए गैस only bulk modulus, ठीक, नोट करिए। याद रखना, ठीक है ना। तो ठीक कहीं है भी सर। लिक्विड और गैस की प्रॉब्लम आ गई तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ बल्क मॉडुलस वाला। और ज्यादातर लिक्विड और गैस की प्रॉब्लम आती ही है। अब हेडिंग लिखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ग्राफ। देखिए शर्मा जी, ये है हमारे पास स्ट्रेस, ये है हमारे पास स्ट्रेन, ठीक है, ये गया, फिर ये गया, फिर ये आ गया। देखिए, अब नाम देते हैं, अब हम नाम देंगे, नाम देंगे, दिस इज ओ, this point is A, this point is B, this point is C, this point is D, and this point is E। ठीक, देखो हमारे पास एक मटेरियल है, गौर सुनिएगा समझ, हमारे पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल को हमने पकड़ के खींचा, ऐसे खींचते गए खींचते गए खींचते गए,
तो बताओ हम उसमें क्या कर रहे हैं? तो आंसर है हम उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा उस मटेरियल पर स्ट्रेन होगा। ये बात सच है। तो एक मटेरियल को जब पकड़ के से खींचेंगे, स्ट्रेस बढ़ता गया, स्ट्रेन भी बढ़ता गया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन अभी लगातार चल रहा। जैसे ही ए तक लाकर हमने छोड़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन, जैसे ही छोड़ा तो वो मटेरियल अपनी पोजीशन पर वापस चला गया। तो हम बोलेंगे कि किसी वायर को हम खींचते चले गए, स्ट्रेस बढ़ाते गए, स्ट्रेन बढ़ता गया, 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 और ए तक हमने स्ट्रेस लगाया तो यहां तक स्ट्रेन बढ़ा। जैसे ही हमने अपना बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो ये मटेरियल अपनी पोजीशन पर वापस चला गया। तो हम बोलेंगे कि यहां तक हुक लॉ वैलिड है। कहां से कहां तक वैलिड है? ओ से ए तक। ठीक। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू ए। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। यहां तक। तो कहां से कहां तक हुक लॉ वैलिड है? ओ से ए तक। ओ ठीक। से ए तक। अब बताते हैं। अब फिर से बढ़ाना चालू किया, ओ से ए तक लेके गए। जैसे ही ए से लेके उसको बी तक लेके जाएंगे तो यहां पे स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन तो बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम स्ट्रेस लगा रहे हैं 2 तो स्ट्रेन हो जा रहा 4। मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन सीरियल वाइज नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना? ठीक है सर। कहां तक? ए बी। क्या है भाई? स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ रहा। तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कहां तक बढ़ जाएगा? ओ से ए तक। ए तक। वेरी गुड। अब बात करते हैं, यहां आते हैं। अब देखो, लेकिन 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 एक चीज पक्की है, ओ से ए तक क्या है? ओ से ए तक इलास्टिसिटी वैलिड है। इलास्टिसिटी वैलिड मतलब इलास्टिसिटी अभी काम कर रहा। यहां पे भी इलास्टिसिटी वैलिड है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप मटेरियल को ओ से ए खींचे या ओ से बी तक लेके जाएं, लेकिन जब हम मटेरियल को छोड़ रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अपना लगाया हुआ हटा रहे हैं, तो ये मटेरियल वापस अपनी पोजीशन पर आ जा रहा है। तो इलास्टिसिटी वैलिड है। ठीक। अब हमने क्या किया, फिर से मटेरियल को बढ़ाया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए ए तक ले गए। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर बढ़ाते गए लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट काम नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ रहा। फिर बढ़ाते गए कहां तक ले गए? सी तक ले गए। हमने कहा भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन अभी बना हुआ है, मतलब स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने बाहर से लगाया हुआ फोर्स हटाया तो हमने क्या देखा, ये वापस आना शुरू हो गया। वापस आया, वापस आया, वापस आया। तो भैया वापस आ रहा, अपनी जगह वापस आ रहा, अपनी जगह वापस आ रहा, वापस आ रहा है, और ये यहां पे आ गया। मतलब ये मतलब कि तार की लंबाई 5 मीटर थी। हम 5 मीटर तार की लंबाई थी, हमने ऐसे पकड़ा कि इसको खींचा, छोड़ दिया, तो वापस 5 मीटर हो गई। कहां से कहां तक? ओ से ए तक। फिर हमने क्या किया, ऐसे पकड़ के खींचा, वापस छोड़ दिया, क्या भैया? बी तक गया, बी तक खींचा, छोड़ दिया, वापस अपनी जगह चला गया। फिर जैसे ही हमने सी तक खींचा, इसको हमने छोड़ा, तो ये वापस तो गया लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं गया। हमने देखा उसकी 1 मीटर लंबाई ऑलरेडी और बढ़ गई। तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट सेट। क्या बोलेंगे? परमानेंट सेट। ये बात याद रखना, ठीक है ना? कहां पे? सी पर। ठीक है सर। मतलब सी पे जब हम स्ट्रेस लगाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगा ना, तो जब तार वापस तो जाएगा लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा। तो नोट करिए।
नोट कर लीजिए गया। अब सुनिए, फिर हमने क्या किया, ऐसे पकड़ के खींच के कहां तक ले गए, डी तक ले गए। डी तक ले गए, छोड़ा तो हमने देखा बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आई ही नहीं, मतलब इलास्टिसिटी टूट गई, उसकी लिमिट टूट गई। और जैसे ही ई तक ले गए तो हमने देखा मटेरियल ही टूट गया। तो डी पर होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस और ई पर क्या होता है, मटेरियल ब्रेक। हमने देखा तार टूट गया। नोट करिए, ई को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। चलिए बताइए, दोनों में कौन से ग्राफ में पता लग रहा है कौन सा मटेरियल बाद में टूटेगा, कौन जल्दी टूटेगा? ये है सर, पहला पहला ग्राफ, वाला ये वाला बाद में, दूसरा ग्राफ। जी पहले वाला बाद में और सेकंड वाला पहले। पहले। तो बताओ दोनों में कौन आटा है और कौन ग्लास है? आता है। पहला वाला, पहला वाला आटा। ग्लास है। हाँ, दूसरा वाला ग्लास है। ये दो आवाज कहां से? जी सर। अच्छा, हर्षी भी है क्या? तो पहला वाला आटा है, दूसरा वाला ग्लास है। वेरी गुड। तो याद रखना, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। क्या बोलेंगे? डक्टाइल मटेरियल। और ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल। चलिए नोट करिए भाई। विच ब्रेक सडनली। बोलो अर्षि, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? अब दोनों में हमको ये बताना है कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है। तो देखो कैसे बताएंगे। कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, ये बताओ। स्टील में 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और रबर में 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, कौन ज्यादा फैलेगा? फोर्स दोनों में बराबर लगाना। फोर्स, ओ सॉरी, रबर। रबर ज्यादा फैलेगा। तो देखो, रबर में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो रबर ज्यादा फैला। स्टील में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टील कम फैला। मतलब कहां से पता लगाएंगे? जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो सॉफ्ट मटेरियल, और जिसका कम जो है एंगल बनेगा वो हार्ड मटेरियल। बात समझ में आई? जी सर। हाँ, नोट करिए।